हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अपर क्लासेज में स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो हमने बनाया था संविधान की प्रस्तावना, उस पर काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है और हम भी चाहते हैं कि ये वाला वीडियो भी जो है काफ़ी लोगों को पसंद आए। हमारा मकसद वीडियो बनाने के साथ साथ जितने बच्चे देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने का भी प्रयास रहेगा। तो अपनी कॉपी और एक कलम निकाल के बैठें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम कह तो जाएंगे सारे, लेकिन बोर्डों पे नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है अपना कलम और कॉपी लेके बैठें और देखें। आज भी नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान के स्रोत। अब इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया, कहाँ कहाँ से लाया गया। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत शासन अधिनियम, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट से 75% हिस्सा भारतीय संविधान में संग्रहित किया गया। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि भारतीय संविधान में 75% हिस्सा या भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना प्रतिशत प्रभावित है। तो 75% जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, शेष जो हिस्सा है तो हमारे जो संविधान निर्माता थे या संविधान निर्मित जो सभा थी, उसके सामने ये चुनौती थी कि दुनिया में चल रहे विभिन्न संविधानों के विभिन्न भागों को पढ़कर ये निष्कर्ष निकाला जाए कि कौन सा भाग जो है हमारे देश के अनुरूप रहेगा, हमारी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उन भाग को निकालकर भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया और भारतीय संविधान का निर्माण कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना भी की है भारतीय संविधान की। कुछ लोगों ने कहा ये उधार का थैला है, जबकि सरासर झूठ है। और फिर कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक नाम है आइवर जेनिंग। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का सर्व है। इन्होंने भी आलोचना की, आइवर जेनिंग ने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का सर्व है। इसका तात्पर्य ये है, इनका कहना ये था कि जो संविधान निर्मित सभा थी इसमें से अधिकतर लोग जो थे वो क्या थे, वकील थे। और ये जो भारतीय संविधान है उन्हीं वकीलों के दिमागों की क्या है, ये उपज है। और आगे आते हैं तो केसी हुइयर थे। ये भी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना हिस्सा लिया गया, 75% लिया गया है। और किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो आइवर जेनिंग ने कहा था। और फिर आते हैं केसी हुइयर। ये केसी हुइयर हैं, इन्होंने कहा भारतीय संघ अर्ध संघात्मक है। इन्होंने अपनी तरफ से आलोचना की। इन्होंने कहा भारतीय संघ जो है पूर्ण रूप से संघ नहीं है, बल्कि क्या है, अर्ध संघ है। ये कैसे है, क्यों है, जब आगे हम आपको बताएंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई है। तो जब उसकी विशेषताएं वहाँ पर बताएंगे तब आपको हम बताएंगे कि इन्होंने अर्धसंघ क्यों कहा था। लेकिन परीक्षाओं में पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संघ को किसने कहा था कि अर्धसंघात्मक है।
तो भारतीय संघ को अर्थशास्त्रात्मक कहा था केसी हुईयर ने। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला ही पूछा था, भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना भाग जो है भारतीय संविधान से प्रभावित है? 75% आएगा। जेनिंग ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान जो है विभिन्नों का क्या है? स्वर्ग है। और केसी हुईयर ने कहा था भारतीय संघ को अर्थसंघात्मक कहा था। तो हमने आपको कहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कितना लिया गया? 75%। शेष जो हिस्सा है विभिन्न देशों में चल रहे संविधानों के भागों को भारतीय संविधान में क्या कर लिया गया? समाहित कर लिया गया। आप देखते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो इसको आप लोग या तो स्क्रीन कर लीजिएगा या तो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। तो कुछ चीजें जो हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? अब यहाँ पे ये है कि मैं एक एक चीज़ों को रखूँगा और उनकी थोड़ी व्याख्या भी करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आए। रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है? समझना है। तो कैसे समझना है हम आपको बताते रहेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। तो पहले ये संसदीय शासन प्रणाली। तो नंबर 1 आप लोग डाल दीजिएगा, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। भैया संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का कारण क्या था? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका। अच्छा एक और बताएं, दुनिया में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। एक है संसदीय और दूसरी है अध्यक्षीय। इसके प्रणेता जो है ब्रिटेन देश है और इसका जो प्रणेता है अमेरिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? अमेरिका है। और संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? ब्रिटेन है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आधे तो लोग क्या करते हैं, जो विकसित देश होते हैं उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। तो क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे 2 रीजन थे। कौन कौन थे? संसदीय शासन प्रणाली बनाने के 2 कारण थे, जिसमें से नंबर 1 कारण था कि भारतीय लोग जो थे स्वतंत्रता के 50 वर्ष से पूर्व से इस संसदीय शासन प्रणाली से क्या थे? अभ्यस्त थे या जानकार थे, इसलिए इसको अपना लिया। पहला पॉइंट यही है कि जो भारतीय लोग थे पूर्व से इस शासन प्रणाली को जानते थे। ठीक है, पहला बात था कि भारतीय लोग जो थे आज़ादी के 50 वर्ष पूर्व से इस शासन प्रणाली को क्या करते थे? जो जानते हैं, जो भैया जानेगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखेगा, जिससे क्या होगा? देश के नागरिक भी जानते थे, तो शासन प्रशासन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। पहला कारण यह था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्यपालिका जो है कार्यपालिका अपने सभी कार्यों को कार्य जो करती है विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अपने सभी कार्य
के लिए जो है विधायिका के निम्न सदन की प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। उधर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। तो कार्यपालिका के सभी कार्य जो है विधायिका के निम्न सदन के प्रति क्या होते हैं, सभी कार्य क्या होते हैं, विधायिका के निम्न सदन के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका के सभी कार्य अपने नहीं है, कार्यपालिका के सभी कार्य होते हैं विधायिका के निम्न सदन के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसमें जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या है, सिद्धांत पाया जाता है। तो फिर देखिएगा दोनों शासन प्रणालियों में अंतर भी है। तो हमने पहली बात ये कही है, शासन प्रणाली में देखिएगा कि कार्यपालिका सभी सभी कार्य करती है वो विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अगर राज्यों की बात कर ली जाए तो विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जबकि आप अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखिएगा उसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। मतलब कार्यपालिका किसी भी कार्य के लिए विधायिका के साथ उत्तरदायी नहीं होती है, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। तो इसमें जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें नहीं है, जो सबसे इसको अलग करता है। इसलिए इस शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो संसदीय शासन प्रणाली है क्या, ये आपको बताया गया है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है क्या, ये बताया गया है, और किस देश से लिया गया है ये भी बता दिया गया है। तो पहला पॉइंट ये है, ब्रिटेन से कौन से लिया गया नंबर है, संसदीय शासन प्रणाली, जिसके बारे में थोड़ी बहुत विशेषताएं पर चर्चा की गई है। अब आगे विशेषता को आगे बढ़ते हैं और क्या चीज है, तो निकाल है तो स्कैन कर लीजिएगा या तो आप लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी पॉइंट दिया गया संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा दिया गया है संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरा जो कानून लिया गया ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। जैसे ब्रिटेन में बनता था वैसे भारत में बनता है। आप देखिएगा कानून कितने प्रकार के होते हैं। तो कानून को अपने यहाँ विधेयक कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्तीय विधेयक, और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। इनके अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, इनके आर्टिकल भी पूछे जाते हैं कि साधारण विधेयक जो है इसकी जो है 107 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107, और धन विधेयक जो आपको पता है अनुच्छेद 110, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है।
वित्त विधेयक जो है 112 से लेके 117 तक वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है, और 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन विधेयक का वर्णन किया गया है। तो कानून 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, हमने कहा, फिर समझिएगा यहाँ पे जो साधारण विधेयक होते हैं इनमें सारे विधेयक आ जाते हैं। कैसे देखिएगा, देखिए जो धन विधेयक क्या है, विशेष विधेयक है, सिर्फ धन से ही संबंधित जितने मामले आएंगे किसमें आएंगे, धन विधेयक में आएंगे। ठीक, फिर है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक में भी धन विधेयक और विधेयक भी आएंगे। तो धन वित्त विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक होता है, तो ये भी अलग हो गया, विशेष हो गया। और ये होता क्या है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है, ये हम आपको अभी आगे थोड़ी देर बताएंगे, जब इसकी व्याख्या करेंगे तो बताने का प्रयास करेंगे और समझिएगा। और फिर जो है संविधान संशोधन विधेयक, ये भी एक डिफरेंट है, अलग है। तो ये तीनों अलग अलग आएंगे, तो इसका समय है, लेकिन जितने तीन को छोड़ के अन्य जितने भी शेष कानून बचते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, साधारण विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं आपको कि साधारण विधेयक पास कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो इसमें देखिएगा, कोई मंत्री क्या होता है, संसद पटल पर किसी भी साधारण विधेयक को ला सकता है, और जैसे ही संसद के सदन पे लाता है तो ये 3 वाचन से होके गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। अच्छा, एक चीज और बता दें, कुछ हमने ये कहा है कि मतलब साधारण विधेयक जो है 107 के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाना परीक्षाओं में धन विधेयक किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 110 में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वित्त विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक भी पूछा जाता है तो 368 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंग्लिश पूछे जाते हैं, इसको बाद में समझाएंगे, थोड़ा बता देते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, ये जो कानून विधेयक होते हैं हमने कहा संसद के दोनों सदनों में जाते हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला निम्न सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। फिर इसमें भी लिख देते हैं लोकसभा और फिर है राज्यसभा। इसमें भी लिख देते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अब ये सोच रहे हैं हमने ये क्यों लिख दिए, यहाँ से परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब साधारण विधेयक संसद पटल पे रखा जाता है, मतलब किस सदन में सबसे पहले लाया जाता है, ये पहले पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो साधारण विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात चाहे पहले लोकसभा में आए और चाहे राज्यसभा में आए। ठीक है, तो साधारण विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि पहले लोकसभा में आएगा कि राज्यसभा में आएगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में आएगा कि किसी में नहीं आएगा। तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में पहले आ सकता है, जिसमें लाना चाहो उसमें ला सकते हो। ठीक है, अगला आते हैं धन विधेयक। ये पूछा धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है, तो धन विधेयक सबसे पहले जो है आपके अनुच्छेद 110 में जो है लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक जो है हमेशा ही सबसे पहले किस में लाया जाता है, लोकसभा से लाया जाता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, वित्त विधेयक जो है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है किस आर्टिकल में है और सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है। फिर वित्त विधेयक की बात करते हैं तो ये भी सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक सेम साधारण विधेयक की तरह है, चाहे लोकसभा में पहले लाओ और चाहे राज्यसभा में पहले लाओ। तो यहाँ पर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं और गलती नहीं करेगा। काफ़ी लोग गलती करते हैं, एक बार पढ़ने के बाद इधर से उधर मिला देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा साधारण विधेयक जो है सबसे पहले चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। ठीक है, लेकिन जो धन विधेयक होता है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत पहले लोकसभा में ही आता है, और जो वित्त विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक से हमने कहा साधारण विधेयक की तरह चाहे पहले लोकसभा में लाओ और चाहे राज्यसभा में लाओ। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, स्कैन कर लीजिएगा।
और इसको चाहे काफ़ी कलम निकाल ले तो इसे लिख भी लीजिएगा, अपने नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा है कि जो साधारण विधेयक होता है 3 वाचन से होकर गुजरता है। तो पहला वाचन जो होता है ऐसे होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो जिस विषय पर लाया जाता है उसकी चर्चा की जाती है कि ये जो तुम्हारा ये विधेयक है, जो कानून है, ये किस विषय पर आया है, तो इसमें बताया जाता है। दूसरी बात है जो इसमें ये पूछा था तीनों वाचन में से सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण वाचन जो होता है द्वितीय वाचन होता है। इसमें हमने क्या दिया कि इसका टाइटल बताया जाता है कि किस पे कानून बनना है। और जो द्वितीय वाचन होता है इसमें क्या होता है, सदन के अंदर काफ़ी बहस होती है। बहस होने के बाद अगर दोनों सदनों से पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है आगे हम अभी बता रहे हैं। इसको मिटा लेंगे, तो स्क्रीन कर लीजिएगा आप लोग। हमने कहा विधेयक जो है, साधारण विधेयक जो है तीन वाचन से होकर गुजरता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और हमने कहा परीक्षाओं में पूछा था सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वाचन कौन होता है, तो द्वितीय वाचन होता है अर्थात सेकेंड वाचन होता है। क्यों होता है हमने इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें होता ये है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद में जाता है तो इसमें क्या होती है, इस पे एक एक चैप्टर पे, एक एक बिंदु पे काफ़ी बहस होती है। बहस होने के बाद जो दूसरे, जैसे कि पहले लोकसभा में जाए, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाए, तो राज्यसभा क्या करती है, उसको 6 महीने तक रोक सकती है या 6 महीने से अधिक रुकने पर वो साधारण विधेयक क्या हो जाएगा, स्वयं निरस्त हो जाएगा। तो पहले समझिएगा, यदि बहस चढ़ने के बाद सहमति नहीं बन पाती साधारण विधेयक पर, तो ये जो विधेयक होता है प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। इसको प्रवर समिति, ये समितियां जो होती हैं संसद की ही समितियां होती हैं, और ये सिर्फ विवादित विधेयकों की जो विवादित विधेयक होते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए बनाई जाती है। समय के अनुसार बना दी जाती है, समय के अनुसार खत्म कर दी जाती है। मतलब जो भी आवश्यकता होती है तब बनाई जाती है, आवश्यकता अनुसार को खत्म कर दी जाती है। तो ये अस्थायी समितियां होती हैं, संसद की समितियां होती हैं। तो हमने कहा प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है, ठीक है। संशोधन करने के बाद फिर पुनः रखा जाता है, सहमति बनती ठीक है, नहीं तो क्या होता है असहमति पर आर्टिकल 108 राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। एक कुछ नहीं बनता है कि यदि अगर बात नहीं बनती है, नहीं मामला सुलझता है, तो उस विधेयक को बचाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है। और एक क्वेश्चन वो पूछा था कि जब संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, तो उस समय अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष इस समय नहीं है किसी कारणवश, या है ही नहीं, इसका पता ही नहीं है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर ये नहीं तो सेकंड नंबर क्या होगा, लोकसभा का
उपाध्यक्ष। भैया ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति क्या करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर ये भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति इसको राष्ट्रपति मतलब चिन्हित करें या उसको बैठा ले। तो ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ये फिर से समझ लीजिएगा। हमने कहा साधारण विधेयक होता है, 3 वाचन से एक हो जाता है। प्रथम वाचन साधारण होता है, उसके टाइटल को बताया जाता है, तो किस पे कानून बनना होता है उसके बारे में बताया जाता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वाचन होता है सेकंड होता है। इसमें हमने कहा जब संसद में जाता है तो इसमें हर चैप्टर पे हर बिंदु पे काफ़ी बहस होती है। बहस होने के बाद अगर नहीं बनती है तो विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। प्रवर समिति क्या करती है? समीक्षा करने के बाद वो पेश करती है, पास कर दिया जाता है। जब असहमति बनती है तो 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो अब ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया, सब सारे क्वेश्चन हैं। मतलब जब कोई विवादित विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, ना पास होने पर किसको सौंपी जाता है? तो प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन है अगर उसको बचाने के लिए जो साधारण विधेयक है खत्म ना हो तो 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को क्या कर सकता है? बुला सकता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की उस समय अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है पहले लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर ये नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति उसको मंजूर करता है जिसको चाहे। तो ये और फिर जो तीसरा वाचन है ये भी इससे सिंपल है, साधारण है। जो शब्द की त्रुटि है जैसे उनको निकालना है, सही करना है, शुद्धतम करना है और कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से साधारण विधेयक पास होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब आते हैं कुछ धन विधेयक की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये विधेयक हो गया। तो देखिएगा धन विधेयक क्या होता है। आर्टिकल 110। तो ये करों के आरोपण, परिहार, परिवर्तन, करों के आरोपण, परिहार, परिवर्तन, विनिमयन, संचित निधि से धन निकालना, और संचित निधि में धन डालना। सब क्या है? ये सब धन विधेयक में आते हैं। अर्थात इसके कई बार कहा जाए करों से संबंधित विधेयक को, करों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। तो ये वेरी वेरी भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में समझिएगा। हमने कहा धन विधेयक आर्टिकल 110 में है क्या? करों का आरोपण लगाया जाना, परिहार कटौती किया जाना, परिवर्तन किया जाना, विनिमयन किया जाना, संचित निधि से धन निकालना और संचित निधि में धन डालना। ये सब क्या है? धन विधेयक है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो करों से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। तो हमने अभी कहा था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के किस सदन में सबसे पहले लाया जाता है? तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, बताने जा रहे हैं या तो लिख लीजिएगा। तो इसको हटाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे और क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बताएंगे धन विधेयक से कौन कौन से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला जो धन विधेयक से आता है
कि सबसे पहले किस में लाया था, तो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में पास होने के बाद जब यह राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है कि लोकसभा से पास होने के बाद जब राज्यसभा में धन विधेयक जाता है तो कितने दिनों तक रोक सकता है, 14 दिनों तक रोक सकता है। अगर इससे ज़्यादा दिन तक वो रोकता है तो धन विधेयक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसमें कुछ संशोधन कर सकता है, लेकिन इसको 14 दिन तक रोक सकता है, इससे ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकता है। इससे ज़्यादा दिन रुकेगा तो विधेयक ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये तुम्हारा बन गया। ठीक है, जब ये और आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया। थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि जब संसद पढ़ाएंगे तो वहाँ भी विस्तृत इसकी व्याख्या बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे, तो थोड़ा थोड़ा समझ रहेगा। हाँ, हमने कहा था कि धन विधेयक और युद्ध विधेयक में अंतर क्या होता है। तो धन विधेयक हो गया, और दूसरी हो रही वित्त विधेयक। इसमें अंतर मतलब धन विधेयक में वित्त विधेयक हो सकता है। मतलब धन विधेयक में वित्त विधेयक है, लेकिन वित्त विधेयक में धन विधेयक के साथ साथ साधारण विधेयक भी है। तभी हमने कहा है इस पे जो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि इस पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। मतलब धन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि वित्त विधेयक के अंदर क्या है, जो चीज़ें हैं कौन कौन है, धन विधेयक भी समाहित और साधारण विधेयक भी है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात की जाए सिर्फ इसमें क्या है, वित्त विधेयक में इतना अंतर है। तो संविधान संशोधन विधेयक आपको स्पेशल टॉपिक आएगा तो वहाँ पर समझाएंगे। तो 2 पॉइंट यहाँ हमने पढ़ा दिए कि एक है संसदीय शासन प्रणाली दी गई है इससे ब्रिटेन से, दूसरा क्या दिया गया है, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। हमने आपको शार्ट में ऐसे बता दिया है, कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं उनको भी हमने बता दिया होगा, करा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, संसदीय विशेषाधिकार। तीसरे नंबर पे क्या लिया गया ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार भी दिया गया है। तो इनका उल्लेख जो है 2 आर्टिकलों में है भारतीय संविधान के। एक है 105 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा है 121 कि संसद के अंदर किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। तो 2 विशेषाधिकार हैं संसद के अंदर वाद प्रतिवाद करने के लिए, बहस करने के लिए, चाहे जितना बहस करो, बहस करते करते कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है विचार अभिव्यक्ति, अपनी बात को कोई भी सदस्य जो है रख सकता है, किसी प्रकार से भी रख सकता है। ठीक है, पूरी आ जाती है। दूसरी बात जो आर्टिकल 121 है कि संसद के अंदर किसी भी कार्य को, चाहे किसी को कुर्सी चला के मार दे या
धक्का मुक्की हो जाए या कुछ भी हो जाए, इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 105 और 121 क्या है, ये संसदीय विशेषाधिकार हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्या लिया गया है, तो नंबर 4 डालिएगा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता तो एकल नागरिकता का मतलब है कि जो भारत का कोई भी व्यक्ति होगा वो किसका नागरिक होगा, सिर्फ भारत का होगा। जबकि ब्रिटेन अमेरिका में क्या है, वहाँ पे संघ का जो संघ होता है, संघ की नागरिकता अलग होती है। जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है, और अगर एक राज्य ले लीजिए जैसे अलाबामा राज्य, वहाँ का भी नागरिक है। तो वहाँ क्या है, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में कौन सी नागरिकता को अपनाया गया, एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। स्पीकर का पद, अपना कलम जो हो डालते रहिएगा। स्पीकर का पद, ठीक है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। हमने कहा है, इसके बारे में बताते हैं कि जब सांसद सदस्य चुन के जाते हैं, चुनने के बाद क्या होता है, साधारण बहुमत से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की चुनाव करते हैं। तो वही अध्यक्ष जो होता है स्पीकर कहलाता है। इसमें होता क्या है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि एक बार का वहाँ स्पीकर बनने के बाद बार बार मौका उसी को दिया जाता है। और उसके बारे में पूछा भी जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है किस देश का ऐसा स्पीकर है। इसके बारे में कहा जाता है कि आँखें हैं लेकिन कुछ नहीं देखता, कान है लेकिन कुछ नहीं सुनता, मुंह है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। तो कहाँ का स्पीकर है, ब्रिटेन का ही है। तो ठीक है, अपने आप से लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और क्या लिया गया है। राष्ट्रपति का ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होना। मतलब राष्ट्रपति का ब्रिटेन के सम्राट, मतलब आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा, लेकिन वह स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शासन करेगा। अर्थात यहाँ पे ये है कि सारी शक्तियाँ तो निहित है राष्ट्रपति में, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी होगी या उसकी कार्यपालिका होगी। तो यहाँ नाम मात्र के, अगर यहाँ पे भी राष्ट्रपति है, भारत में है, तो ब्रिटेन में भी है, तो साफ साफ कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था इनके बारे में, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार का नहीं। तो इस प्रकार से पूछा भी गया परीक्षाओं में कि किसने कहा था कि जो भारत का राष्ट्रपति है कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का नहीं। तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो ये आता है समकक्ष होना। आगे बढ़ते हैं, वीटो का अधिकार, राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार। राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार, ठीक है। वीटो मतलब ये आर्टिकल 11 में दिया गया है, अनुच्छेद 111 में वीटो का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति का। अर्थात यदि साधारण विधेयक दोनों संसदों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अनुमति दे देता है, तो विधेयक क्या बन जाता है, विधि बन जाता है, कानून बन जाता है। अगर विधेयक को रोक लेता है तो उसकी वीटो पावर कहा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट अर्थात उस विधेयक को पॉकेट, जेब में रख लेता है, जेब में रख लेता है। तो अभी तक
एक बार अभी तक वो एको बार में नहीं किया गया, लेकिन 1986 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेट। राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह। इन्हें डाक संशोधन विधेयक को नहीं किया गया। तो 1986 में ज्ञानी जैन सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट भी है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह इन्होंने क्या किया, डाक संशोधन विधेयक को जेल में रख लिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। और अनुच्छेद 111 के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया कि संसद द्वारा पारित होने के बाद साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अगर इसकी अनुमति दे देता है तो विधेयक क्या बन जाता है, विधि बन जाता है। अगर अनुमति रोक लेता है तो वीटो का अधिकार होता है और वो कुछ नहीं होता है, काटल वीटो होता है। तो हमने तो बताया 1986 में क्या होता है, ज्ञानी जैन सिंह ने डाक संशोधन विधेयक को अनुमति रोक ले लिया था और अपने जेल में रख लिया था। कहा जाता है कि काटल वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैन सिंह ने। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब आया था, 1986 में। किसने किया था, ज्ञानी जैन सिंह ने किया था। किस विषय में किया था, डाक संशोधन विधेयक किया था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन याद होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो और क्या लिया गया है, विधि का शासन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विधि का शासन। विधि का शासन, इसका अर्थ ये है, चाहे कोई व्यक्ति चाहे जितना छोटा हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, जो देश का कानून है सब पर बराबर रूप से लागू होगा। तो ये कहाँ से लिया गया है विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, समितियों का विचार। समितियाँ, तो जो समितियाँ हैं, ये समितियाँ कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। और हमने कहा समितियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी समिति होती है, एक स्थायी समिति होती है। अस्थायी और स्थायी। तो अस्थायी समितियाँ वो समितियाँ होती हैं जो हमने कहा था कि साधारण जो विवादित विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक जो विवादित विधेयक होते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए बनाई जाती हैं और तत्पश्चात उनको समाप्त भी कर दिया जाता है। स्थायी समितियाँ जो होती हैं, जैसे क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं, इनका जो चुनाव होता है ये भी क्या होती है, ये जो समितियाँ होती हैं ये भी सांसद ही होते हैं। ये समितियों का निर्माण क्यों करना पड़ा, क्योंकि संसद की कार्रवाई काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती है, लोक कल्याणकारी के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं और इसलिए जो होता है संसद का सत्र न होने के बावजूद भी ये समितियां क्या है, संसद के बाहर कार्य करती रहती हैं। तो इसलिए इनका निर्माण करना आवश्यक था। तो समितियां जो है कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। और हमने कहा ये दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी समिति को क्या कहते हैं, प्रवर समिति कहते हैं, और संयुक्त प्रवर समिति भी कहते हैं। तदर्थ समिति भी कहा जाता है। तो तीनों नाम लिखे हैं, प्रवर समिति कह लो चाहे संयुक्त प्रवर। अच्छा, प्रवर समिति में जब अलग अलग सदनों से बनाई जाती है, जैसे लोकसभा से बनाई है अकेले अकेले, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, तो इनके सदस्य संख्या होती है 30। जब सिंगल सदन से बनाई जाती है तो उसकी संख्या कितनी, 30। तो उस समिति को क्या कहते हैं, प्रवर समिति कहते हैं। लेकिन जब दोनों के संयुक्त
लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त से जो समिति बनाई जाती है उसको संयुक्त प्लुरल समिति कहते हैं। उनकी संख्या होती है 45, जिसमें 30 होते हैं लोकसभा के और 15 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो ये हो गई। तो हमने आपको बता दिया क्यों अस्थायी समितियों का निर्माण किया। उससे हमने कहा कि विवादित विषय होते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए ये अस्थायी समितियाँ बनाई जाती हैं और समीक्षा करने के बाद उनको समाज की घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अस्थायी समितियाँ जो होती है, स्थायी समितियाँ जो होती है, इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है और ये समितियाँ एक वर्ष के लिए बनाई जाती हैं। पूछा भी गया परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए ये समितियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इसमें वर्तमान में 24 समितियाँ हैं, जिनमें से आपकी जो है 16 जो है लोकसभा में है, लोकसभा की हैं, और जो 8 समितियाँ हैं वो राज्यसभा की हैं। तो आगे विस्तृत चर्चा आगे करेंगे जब इसमें आपको समितियाँ बनाएंगे। जैसे प्राकलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, ठीक है, आश्वासन समिति हो गई। तो बहुत सारी समितियाँ हैं जो उनके बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतने बताना है समितियाँ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने बता दिया है। तो हमने कहा हमारा मकसद यही है, रटना नहीं है। रटने से आप भूलोगे, क्या करना है, आपको समझना है, समझ को विकसित करना है। और जितना समझ विकसित करेंगे उतना आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनके साथ साथ बहुत सारे और भी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ये भी आपको नोट करते चलना है। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। और क्या किया गया है, तो इसको मिटा रहे हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कैसे इनको हटाया जाता है इनके बारे में साधारण से चर्चा कर लेते हैं कि ये होते हैं। पहली बात जो इनके लिए लाया जाता है, साबित कदाचार असमर्थता शब्द का उपयोग किया गया है। साबित कदाचार और असमर्थता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके आधार पर इनको हटाया जाता है। तो जिस सदन में सबसे पहले लाया जाता है, लिखेंगे नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, मतलब उपस्थित जो सदन में उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होने पर क्या होता है, न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। तो ये इनका प्रोसेस है। तो साधारण सी चीज़ें हमने आपको बता दी। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको ये बताया है कि थोड़ा उनके बारे में बताएंगे और ये क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आपको पता है मौलिक अधिकार में कहाँ से लिए गए, सबको पता होगा, यूएसए से लिए गए, सीधे सीधे कहेंगे अमेरिका से लिए गए। लेकिन उनकी अपेक्षा के लिए या उनको लागू करने के लिए जो रिटें मौलिक अधिकार की अपेक्षा के लिए रिटें जारी की जाती है, किस देश से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। तो आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट का प्रावधान किया गया है।
का प्रावधान जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। आपको पता है, ये पूछा था परीक्षाओं में, अब आगे तो थोड़ा सा बता देते हैं। रिट जो होती है आपको पता है 5 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ऊपर लिख लीजिएगा। तो 5 प्रकार कौन कौन है इसके बारे में बताते हैं। नंबर 1, बंदी प्रतीक्षीकरण। ठीक है। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा तो आपको पता होना चाहिए, बंदी प्रतीक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बता ही रहे हैं, थोड़ा बता ही देते हैं आपको। तो ये पहली बार पूछी जाती है, कितनी रिटें हैं? 5 रिटें हैं, बंदी प्रतीक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इसको अंग्रेजी कहते हैं हाबियस कॉर्पस। सात परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है मैंडेमस। मैंडेमस कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो तब तक ऊपर देख लेते हैं। इसको कहते हैं हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस प्रोहिबिशन। फिर इसको कहते हैं सर्टोरी। सर्टोरी इसको कहते हैं क्वारंटो। अंग्रेजी से होने वाला है, तो इनके ये पूछे जाते हैं। एक अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि बंदी प्रतीक्षीकरण का क्या अर्थ होता है, तो सशरीर उपस्थित करना। इसका अर्थ क्या होता है? सशरीर उपस्थित होना। इसका अर्थ यह है कि ये सरकारी प्राइवेट दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समय पर उसको क्या किया जाए? उपस्थित किया जाए। तो ये इसके बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं, लिखेंगे नहीं, आप लोग नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पुरानी रीट कौन सी है, तो सबसे पुरानी रीट जो है आपकी बंदी प्रतीक्षीकरण है। और दूसरा ये पूछा गया है कि सर्वाधिक गारंटी की स्वतंत्रता कौन सी रीट देती है, तो सर्वाधिक स्वतंत्रता की गारंटी जो है और कोई नहीं, बंदी प्रतीक्षीकरण ही देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे साधारण से बता देंगे, जब कभी हम आपको आगे चल के मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इनकी अच्छी खासी व्याख्या करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं परमादेश। तो परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है सीधे सीधे हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ यह होता है, जो सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए जारी किया जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई अधिकारी है, प्रोफेसर है या कोई मंत्री है, वो जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उनको अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, या एक शब्द में कह लीजिए अवैध कार्यों को रोकने के लिए यह रीट जारी की जाती है। कौन? परमादेश। इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिषेध इसका होता है सीमाओं में काम करना। ठीक है, सीमाओं में कार्य करना।
या मना करना। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय को या न्यायाधिकरण को ये देखता है कि कोई भी न्यायालय जो है, कनिष्ठ न्यायालय जो है, वो अपनी सीमाओं से क्या है, बाहर है। जैसे कि इसका अर्थ ये है, अगर किसी भी कनिष्ठ न्यायालय को 20 लाख तक के मुकदमा की सुनवाई का अधिकार है, अब वो कर रहे हैं 50 लाख की, तो इनके दायरा क्षेत्र सीमा से क्या है, बाहर है, तो ये रिट जारी हो सकती है। इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं अपने कनिष्ठ न्यायालय को ये आदेश दे सकते हैं कि अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करो या कार्य करने से मना कर दो। ठीक है। दूसरा उत्प्रेषण, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ऐसे जो लंबित मामले हैं जो जिनका सुनवाई का अधिकार आपके पास नहीं है, जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं अपने कनिष्ठ न्यायालय को आदेश देते हैं कि ये मामला है, आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आप उसको ऊपर भेजें, तो ये भेजने हैं या सूचना देंगे। मतलब उत्प्रेषण का अर्थ है सूचना देंगे। मतलब जब कोई वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय को आदेश देता है कि ये मामला है, जो मैटर है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया इसको आप ऊपर भेजें। ठीक है। तो कौन सी जारी की जाती है, उत्प्रेषण। अब आती है अधिकार रक्षा। तो इसके बारे में किसकी आज्ञा से, एक अर्थ में कहा जाता है किसकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से। तो इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध पद ग्रहण करने की छूट नहीं दी जाती है। अर्थात इसका अर्थ यह पूछा जाता है कि अगर किसी भी विद्यालय का कोई चपरासी है, बाबू की कुर्सी बैठ जाए, तो पूछा किसकी आज्ञा से, तो अवैध पद को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये जारी की जाती है अधिकार रक्षा। तो यहाँ साधारण भाषा में आपको समझा दिया गया है कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने व्याख्या बताई है। व्याख्या के साथ साथ बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो ही आपको बता दिए गए। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आज ब्रिटेन के ही बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है और जो विस्तृत इसकी वर्णन भी करेंगे, थोड़ा बहुत व्याख्या भी करेंगे, और जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो आप अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।